हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द जी टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव। आज लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ में। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन उतना ही कई बार कंफ्यूज कर देता है। क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी भ्रामक इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है कि वो हमारे लिए हमें कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल देती है। और उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ में लेकर के आए हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने 32 साल से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में स्टडी की है और निरंतर अभ्यास करते जा रहे हैं। और जब भी इनसे बात करो तो मैम हमेशा ये बोलते हैं कि अभी तो मैंने शुरुआत किया है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एस्ट्रोलॉजी इतना डीप टॉपिक है कि आप इसमें जन्म भी दे देंगे तो आप इसके कोर तक के नहीं पहुंच पाएंगे। और यही सारी चीजों को आज मैम अपना एक्सपीरियंस और जो भ्रामक इंफॉर्मेशन आज समाज में है उसको खत्म करने के लिए आज हमारे साथ है श्रद्धा मैम। मैं आपका जी टॉक शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द शो मैम। हरे कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्णा मैम। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आ श्रद्धा मैम, आप सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे रही, आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए और कैसे आपने स्टार्ट किया था। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं चूज करते, एस्ट्रोलॉजी हमें चूज करती है। और ये एक जन्मों का खेल नहीं है। लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बाद सडन लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, यूजुअली 16 पीढ़ी 18 पीढ़ी उनको ये घर से माहौल मिलता है कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजी को परस्यू करें। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं लॉयर की बेटी हूँ। जी। मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। ओके। वो बहुत छोटे थे, 44-45 ईयर्स के थे। जी। मैं भी काफी छोटी थी। एक सदमा लगा, व्हाई इट हैपन टू मी। उसके बाद मैंने इसके पीछे भाग दौड़ शुरू करी। जब आप वयसंधि की स्थिति में रहते हो, 12 से 18 साल के बीच की स्थिति में रहते हो, जी। अकल कम होती है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं मेरे पिता की बहुत लाडली संतान थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने पढ़ने की कोशिश करी। एज यूजुअल मेरी माँ ने मुझे मना किया। मैं धीरे से 25 रुपए लेके स्टेशन गई। जी। स्टेशन से मैंने एक बुक खरीदी, ओके। पामिस्ट्री की, और छुप के बैठ में जीने के नीचे बैठ के मैं वो पढ़ती थी। ओके। ग्रेजुअली साल 1.5 साल के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और मेरी चीजें कुछ कुछ सही होने लगी थी। ओके। फिर मेरे को ये समझ में आया कि पामिस्ट्री से आप उसके इलाज नहीं दे सकते। फिर धीरे से धीरे मैंने इसके तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ कदम रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी हमको चुनती है। जी। और ये कई जन्मों का काम है। मैं वैदिशरण कोविल करके एक गांव है जी। तमिलनाडु में, वहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करके एक होती है जो ताड़ पत्रों में सब हमारा भविष्य 5000 साल पहले लिखा हुआ है। जब 1998 में मैंने उस ताड़ पत्र को खोला तो उसमें पहला सेंटेंस ये था, आप समझते हो आपने 4 किताबें पढ़ी हैं और आप ज्योतिष हो गए। ये लास्ट 3 वर्ष से आप यही काम कर रहे हो और हर वर्ष में हम जाते जाएंगे, हमारा प्रमोशन होता जाएगा। जब जैसे हम केजी पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट पढ़ते हैं, राइट। सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में एक जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। हमको ये एक लंबी यात्रा होती है। जितना हम लोगों की हेल्प करेंगे उतने हमारे कर्म कटते जाएंगे जी। और इससे हमको रिलैक्स मिलेगा। और आखिरी में एक सोल का मेन पर्पस रहता है मोक्ष। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, लोगों ने उसको मिसगाइड बहुत किया है। जी। जो एस्ट्रोलॉजर गलत काम से मिसगाइड करेगा उसका अंत वैसा ही खराब होगा। ओके। इसलिए हमको हर जन्म में हम सीख सीख के हम जितना हेल्प करेंगे, ये शास्त्र पूजनीय है, इसकी जितनी पूजा करेंगे उतना हमको मोक्ष, हम श्री चरणों में जी। जल्दी पहुंचेंगे। वाह।
जैसा कि आपने आपने एक डिटेल में बताया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे आपने एक जी अपने सफर की शुरुआत की, जी क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोगों ने पूरा जब स्टडी कर रहे थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जी गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक के जा रही है और जी वो उसको फॉलो कर रहे हैं और एक एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना दिया है इन चीजों जी को लेकर के। उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले आपके बारे में और जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एस्ट्रोलॉजी जी देखते हैं। मैंने बहुत कम जी। उसमें स्टार्ट किया था, ग्रेजुअली फिर नेशनली मैं अमेरिका में भी रहती हूँ, सैन फ्रांसिस्को में मेरा घर है, मेरी जी। सिस्टर वहाँ रहती है, वहाँ भी जाके मैं काम करती हूँ। बेसिकली मैं एमबीए की हूँ, ओके। लेकिन मैंने मैनेजमेंट की फील्ड में कुछ भी काम नहीं किया। जी। मैं क्योंकि मुझे मजबूरी थी, मेरी मदर को एक डिग्री देनी थी, इसलिए दिया। लेकिन मैं 1986-87 से कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ ओके। और स्टिल अगर आप अल्फाबेट में डिवाइड करोगे ए से लेके जेड तक, जी। हम अभी तक शायद बी भी नहीं पहुंच पाए। ओके। इतने साल होने के बाद जिस किस्म के बड़े बड़े पुराने एस्ट्रोलॉजर्स से, जी। विद्वानों से हम मिलते हैं, तो हमको लगता है हम ए और बी तक ही भी नहीं पहुंच पाए हैं। जी। ये अथाह सागर है। ओके। क्योंकि अभी तो ये होता है मैम कि हम जब भी मोबाइल उठाते हैं, कोई हमें 50 रुपए में 150 रुपए में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा होता है, और पॉसिबल। आपने कहा है कि आपने अभी तक के ए से बी तक क्या पहुंचे हैं 36 32 36 साल के सफर में। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये 150 200 रुपए में ये कर रहे हैं, ये क्या एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है? सीरियसली, क्या आप इसके ऊपर में अपना ये लालच है, सबसे पहले जी। ये लालच है। शास्त्र का आप मिस यूज कर रहे हो, जो बहुत डिवाइन है। हम एस्ट्रोलॉजर उसकी पूजा करते हैं। जी। थोड़े समय में हवा के बुलबुल, पानी के बुलबुले हैं ये, आएंगे और गुमनाम में खो जाएंगे। जी। ये शास्त्रों को बहुत देना पड़ता है। इन लोग आएंगे, 99 रुपीज में आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। जी। आप पान की दुकान में जाके पान तो नहीं खरीद रहे हो ना। राइट। आप एक डिवाइन साइंस, भविष्य पुराण आपके पास है, जी। ऋग्वेद भरा पड़ा है इससे, जी। उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे ओके। एस्ट्रोलॉजी अगर एक सिंपल शब्दों में अगर आप समझाने की हो। कोशिश जी करें हमारी ऑडियंस के लिए, जी एस्ट्रोलॉजी क्या है? सर, एस्ट्रोलॉजी तीन चीज पे बेस्ड है। एक गणित, जो मैथ्स पार्ट ऑफ ओके। एस्ट्रोलॉजी होता है। जी। दूसरा फलित, जो प्रिडिक्शन करते हैं। और तीसरा होता है परिहारम, परिहार। आप किसी लोगों का गणित से कैलकुलेट करके उसका बर्थ चार्ट बनाएंगे, जी। फिर उसके बारे में आप प्रिडिक्शन करेंगे, ओके। और जो माइनस पॉइंट है उसको दूर करने के लिए हम परिहार करते हैं। ओके। ये परिहार चार किस्म से हो सकता है। आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपकी बोली में परिवर्तन, जी। आपके कर्मों में परिवर्तन, आपकी पूजा पाठ, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपके मंत्र जाप, आपका मेडिटेशन। जी। क्योंकि हर आदमी की आस्था अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इस किस्म के परिहार होते हैं। और जी। हिंदू धर्म में एक और है, डोनेशंस, अन्नदान, जी। और सारे किस्म के दान होते हैं, ये उसी परिहार के अंतर्गत आते हैं। जी। ये एक प्रोसेस होता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके 1 महीने के अंदर कुंडली बनती है, फिर उसके कैलकुलेशन होते हैं। पहले ये जो टीचर होते थे, जी। उन लोग कैलकुलेट करते थे ये सारी चीज, और उसके हिसाब से बच्चों का व्यवसाय, उनके मंत्र, हर जी। आदमी का ईस्ट अलग अलग होता है। उसके मंत्र, उसके द्वारा किया हुआ कर्म, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये सारा डिपेंड किया जाता। जी। अभी आप, पहले तो आधे लोग एस्ट्रोलॉजी मानते नहीं थे। पिछले 10 सालों में जब से हम सोशल मीडिया पे आए हैं, तब से ये हो गया है कि हर दूसरा आदमी 99 रुपीज में एस्ट्रोलॉजर बनता है। जी। अभी मैंने आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक मेरे परिचित हैं क्लाइंट, उनके यहाँ बच्चा होने वाला था। ओके। मुझे बोला सिजेरियन बेबी होने वाला है, आप एक बर्थ टाइम दो। जब मैंने बर्थ टाइम की बात करी तो बच्चे की माँ का फोन आया, हमको वृषभ लग्न में बच्चा पैदा करना है। ओके। क्योंकि उन्होंने यूट्यूब देख देख के उन्होंने सुना था। मैं अगर वृषभ लग्न में बच्चा करती, बच्चा नालायक निकलता, हम्म। बच्चा अपने पिता का बैरी होता, परिवार की सुख शांति नष्ट होती। मुझे कन्विंस करने में काफी टाइम लगा,
कि सिर्फ लग्न से कुछ नहीं होता, बाकी 9 ग्रहों के इफेक्ट भी होते हैं। ओके। बेसिकली बच्चे में आप क्या चाहते हो? वो पढ़ने में एजुकेशन अच्छे हो, जी। दूसरा वो आज्ञाकारी हो, तीसरा वो व्यसन उसमें किसी किस्म के बुरी आदतें ना ना हो, हो। राइट। और वो अपने परिवार का खर्चा आजीविका अच्छे तरीके से कमा पाए। जी। ये बेसिकली हम बच्चों में चाहते हैं ना। जी। वो सिर्फ वृषभ लग्न में तो थोड़ी पॉसिबल है, क्योंकि 12 के 12 लग्न और 12 की 12 राशियां कोई भी बुरी होती ही नहीं है। जी। तो आप एक उस पे कैसे डिसाइड करोगे? राइट। आप जब बोल रहे थे तो आपने बोला कि ये एक साइंस है, टोटली एस्ट्रोलॉजी एक साइंस। टोटली एक साइंस है। यस। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये साइंस है और कि कैसे इसका कैलकुलेशंस या कैसे इसका बेस माना जाए? अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ये से ना एक मनगढ़ंत बात है और बहुत सारे लोग ऐसे ठीक है। कमेंट करते हैं। ठीक है, हम कैसे बात ये करते हैं। साइंस है? ये 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे। जी। ठीक है। उसमें 7 को बॉडी है, 2 छाया ग्रह शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, राहु केतु। ओके। ये मून के नोड्स हैं, जी। नॉर्थ नोड और साउथ नोड्स ओके। मून के। अब ये होता है, आपने सुना होगा ग्रहण काल में जी। हमारे घर में सब चीजों को ढक के रखते थे, राइट। उसमें तुलसी का पत्ता डालते थे, जी। है ना। उसके अलावा बच्चों को घर के बाहर निकाल नहीं पाते थे। जी। उसके अलावा दूध दही को भी ढक के रखते थे। प्रेग्नेंट स्थिति को प्रेग्नेंट स्त्री को कमरे के अंदर बंद करके रखते थे। ये प्रोसेस थी। इसका लॉजिक घर में किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये साइंस है। उस समय अल्ट्रावायलेट रेस इस तरीके से बुरी होती है कि इन सब चीजों पे वो इफेक्ट करती है, ओके। स्पेशली विजन पे। जब इतने दूर का सन आके आपको आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, उसी तरह 9 प्लैनेट्स के एक एक की जो रेज आती है, रश्मियां जिनको हिंदी में बोलते हैं, जी। उससे अलग अलग प्रभाव, अलग अलग मौसम, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से उसके सारे असर होते हैं। जी। आपने सुना होगा ज्वार भाटा, हाई हाँ। टाइड, लो लो टाइड्स। टाइड। राइट। ये यूजुअली आप देखो अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही आता है। जी। और आज तो साइंटिस्ट भी मान गए कि ये बिकॉज ऑफ मून, जो समुद्र का मूड है वो जी। चेंज होता है। जी। जब इतने बड़े समुद्र को चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है, उसको वो दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, उसी तरह हमारे भी पे भी इतने 9 प्लैनेट्स हैं, वो डायरेक्टली है असर बस। करते हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, जी। उसमें उन्होंने एक शब्द है, जुग सरोज समयोजन, हम्म। मतलब यहाँ से उन्होंने सूर्य तक की दूरी हम्म। करी जी। है ना। वो तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी ने बिना कैलकुलेट करके उतने साल पहले लिख दी थी। राइट। वो हमारे शास्त्रों से ही तो ली थी उन्होंने। जी। आज कैलकुलेट कर रहे हो आप, यहाँ से मून तक की दूरी। हमारे यहाँ तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को। आर्यभट्ट जी ने जी। बोल दिया था। अब नासा मान रहा है कि राइट। पृथ्वी गोल है। बहुत सारे वेदों को ले जाके इन लोगों ने उसकी स्टडी करके ही बहुत सारी थ्योरीज निकाली, राइट। है ना। बहुत सारी थ्योरी निकाली। क्योंकि हम देखते हैं कि नौ ग्रह की पूजा तो हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, जब तक ये तो शायद ये डिस्कवर भी नहीं होती कि 5,000 प्लैनेट्स। साल से, 6,000 राइट। साल से। जी। हिस्ट्री देखा तो 6,000 तब तो साल। नासा भी एग्जिस्ट नहीं करता था। नासा भी एग्जिस्ट नहीं करता था। साउथ के मंदिरों में जाओ, मैंने यहाँ भी एक हमारे शहर में भी नवग्रह स्थापित करके रखे हैं मैंने। जी। उसकी पूजा करते हैं, और अभी नवग्रह को हम देवता स्वरूप में मानते हैं ना। जी। उसी तरह हम कुंडली के 12 भावों को भी पूजते हैं। ओके। उसको भी हम देवता का जी। आशीर्वाद समझ के उसको पूजते हैं, ओके। है ना। जी। इसलिए इसके साथ जो आजकल मजाक चालू है, वो सब मजाक ना करे। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, बहुत डिवाइन साइंसेस हैं, इसके कारण अच्छे जो ज्ञानी लोग हैं वो घुन जी। के समान पिस जाते हैं। जी। आप अपने क्षणिक फायदे के लिए दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए। राइट। जैसा कि आप अभी तक के तो देख पाए कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और एक इसका सही मायनों में अगर यूज समझना है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा, क्या करेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पॉडकास्ट तक के आखिरी तक के बने रहेंगे ताकि हम और आपके भेजे हुए सवालों को पूछ पाए और इनके सॉल्यूशंस निकाल पाए और आपको उन चीजों का आंसर कर पाए। मैम,
आज हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आज आपसे पूछने वाले हैं। एक स्टार्ट करते हैं विद द कुंडली कि कुंडली बनाना कितना जरूरी है, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। जैसे डॉक्टर के पास पोलियो की आप इंजेक्शंस लेते हैं ना बचपन में, जी। उसी तरह कुंडली बनाना बहुत जरूरी है। ओके। ये आपके भाग्य को सुधारने की कोशिश करता है। एडवांस आपको जो नुकसान होने वाला है उसकी वार्निंग पता लगाता है। आप बचपन में बीसीजी के टीके लगाते हो आप, जी। ठीक है ना। जैसे जब बच्चे की कुंडली होती है, वो अगर किसी गलत नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको आगे क्या पढ़ना है। किन गलत चीजों से वार्निंग मिलती है हमको, कि हम किन किन गलत चीजों से उनको बचा के रख सकते हैं। ओके। ये है, ये उसी तरीके का सिंपल लैंग्वेज में बता रही है। बीसीजी का टीका है, पोलियो ड्रिप है। ओके। बीसीजी का टीका, इसलिए कुंडली बनाना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। सेकंड चीज कि क्या कुंडली से सिर्फ फ्यूचर ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है या पास्ट या प्रेजेंट के बारे में भी पता ठीक चलता है है? बेटा, कुंडली में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, 120 140 ओके। इतने किस्म के चार्ट्स बनते हैं। पास में हमने जो किया है और किन कारणों से हम ये सब भुगत रहे हैं, जी। आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद पास की तो हम रेमेडी कर नहीं सकते, जी। कि पास में जाके आप पास बदल नहीं सकते। बिल्कुल। लोग गलत बोलते हैं कि ये करो तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके परिहार हम फ्यूचर में उसको करके अपने फ्यूचर बिहेवियर से जी। आप बहुत हद तक बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। जी। इसीलिए ये सब जरूरी है। आ, कुंडली में जब आप देखते हैं तो ग्रहों के बारे में भी देखते हैं। क्या ग्रह हमारे मूड्स पे, हमारी हेल्थ पे और हमारी सक्सेस पे, इन चीजों के ऊपर में भी असर डालते हैं? कुंडली में 12 भाव होते हैं। ओके। हर भाव एक चीज, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ हाँ। बताता है। जैसे पहला भाव होता है, उसको लग्न बोलते हैं। जी। लग्न से आदमी का रंग रूप और शरीर सेहत के बारे में आप जान सकते हो। राइट। पंचम भाव होता है, उसमें आप एजुकेशन, बच्चे का बिहेवियर ये जान सकते हो। नवम भाग उसके पिता का, उसके भाग्य का, उसको जान सकते हो। दशम भाग उसका क्या व्यवसाय होगा, आप उसको बहुत अच्छे से जान सकते हो। 11th हाउस किस किस्म के दोस्तों में वो रहेगा, किन किस्म के एनवायरमेंट मतलब वातावरण में वो पलेगा, किस किस्म का इनकम करेगा, लीगल इलीगल सारी चीजें ओके। बता सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे 12 भाव होते हैं। 12th हाउस होता है, आपके मोक्ष का कारक होता है, आपके विदेश भ्रमण का कारक होता है, आपके द्वारा व्यय किया हुआ पैसा, उसके बारे में इंडिकेट करता है। इस तरीके से एक एक भाव एक एक चीज को जी। बताता है। कुंडली से आप सब कुछ बता देते हैं। ये कोशिश है करते हैं, कोशिश करते ये एग्जैक्ट होता है या इसमें कुछ इंट्यूशन का भी यूज होता है? हैं। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर 4 चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। जी। पहले उसकी एजुकेशन, दूसरा उसकी वाणी, उसकी वाणी में कौन से प्लैनेट्स की, होली प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है या मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। तीसरी चीज इंट्यूशन, जी। और चौथी चीज उसके द्वारा किए हुए गुड कर्म और बैड कर्म, और पांचवी चीज इंट्यूशन। छठवीं चीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अ मस्ट। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये सारी चीज इम्प्रूव करने के लिए कर्म कांड और मंत्रों का, मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ इसमें होता है। ओके। इसमें ये 4 हाथ होते हैं। जी। आ, अभी हम बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। कुछ मिथ्स के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि जो बोलते हैं कि मंगल दोष में शादी करने से सब कुछ खराब हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताती मांगलिक दोष क्या होता है। जी। कुंडली के 4-5 हिस्से होते हैं, जैसे लग्न, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस, इसमें मंगल होने से जातक मांगलिक कहलाता है। ओके। उसके अलावा साउथ इंडिया में, नॉर्थ, ये तो मैंने नॉर्थ इंडिया का आपको बताया। साउथ इंडिया में सेकेंड हाउस में मंगल को भी मंगल दोष में ये करते हैं। अब ये देखना है कि वो मंगल किस राशि में बैठा है, जी। कौन से अच्छे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है,
उसके अलावा उसकी युति किसी गलत प्लैनेट्स के साथ तो नहीं पड़ रही है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बात किया था, मंगल के 4 फैक्टर्स होते हैं। राइट। मांगलिक लोगों की कुंडली में 4 चीजें आने के लिए होने के चांसेस होते हैं, उसको हम 4D बोलते हैं। या तो डिवोर्स होने का चांसेस रहता है, या डेथ ऑफ द स्पाउस, आपके पति या पत्नी जो जीवन साथी की मृत्यु होने के जी। चांसेस रहते हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि दोनों की जिंदगी पर तालमेल मिलता ही नहीं है। और जो चौथा है डिस्टेंस ऑफ ओपिनियन। जी। क्या होता है, कई बार मांगलिक लोगों की शादी में पति पत्नी शादी तो करते हैं, हम्म। बट जिंदगी भर पति विदेश चला जाता है। और पहले ये तो बहुत होता था, लोग कमाने अपने गांव में बीवी रखते राइट। थे और कमाने चले जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स होते हैं इनके। इन ओके। 4 फैक्टर्स पे मंगल दोष डिसाइड करता है। कोई भी चीज डेंजरस नहीं होती है। सबसे पहली बात, आप किन प्लैनेट्स को उसका पोटेंशियल देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि सामने वाले जिस जीवन साथी से मैचिंग है वो कितनी परफेक्ट है। राइट। अगर वो अवॉइड करने वाली है तो उसको टोटल अवॉइड कीजिए, जी। नहीं तो आपको तकलीफ होगी। ओके। क्या मंगल दोष को काटा जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसे रेमेडीज बताई जाती है कि ये जनरली ये होता है कि पेड़ से शादी या हाँ, जो ये सारी चीजें होती है, क्या हाँ, मंगल दोष को काटा जा सकता है? देखिए मंगल दोष को काटने की 4 प्रक्रिया होती है। या तो प्लैनेटरी पोजीशंस उन लोगों को दोनों की मिले, ओके। तब मंगल से मंगल कटता है। दूसरा मंगल इससे कटता है कि सामने वाले की कुंडली में राहु या शनि स्ट्रांग हो, जी। या जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो, तब आप सेफ साइड में पहुंचते हो। जी। चौथा होता है मंगल के जाप करा के मंगल को शांत किया जाए तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जी। और पांचवा नारायण विवाह, इसको कुंभ विवाह भी बोलते हैं। ओके। उसमें क्या होता है कि हम पहले पहले विवाह, स्त्री का होता है कुंभ विवाह और पुरुष का होता है अर्श विवाह। उनकी, क्योंकि कुंडली में 7th हाउस पहली शादी का इंडिकेशन है, जी। 9th हाउस दूसरी शादी का है, ओके। और 11th हाउस तीसरी शादी का है, और लग्न चौथी शादी है। सिर्फ 7th हाउस से आप नहीं देख सकते हो। ओके। अब ये देखना है कि जातक की शादी कौन सी है। हम्म। हम पहली शादी हम करा देते हैं ईश्वर से या अर्श से, तो जी। उससे उसकी मेलेफिकनेस कम होती है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है कि आप पूरी तरीके से वो दोष प्रारब्ध को आप मिटा सकें। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। ओके। हम 40 to 50% आपको रिलीफ दिला सकते हैं, जी। लेकिन आपका प्रारब्ध तो आपको भुगतना ही पड़ता है। ओके। ऐसी क्या सिचुएशन होती है मंगल ग्रह में, जैसे कुछ सिचुएशंस में उसे वो किया जा सकता है, जी, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन होती है जिसमें शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए या अवॉइड ही कर देना चाहिए? देखिए 7th हाउस में मंगल अगर नीच का होता है जी। और उसके साथ मंगल शनि की युति 7th हाउस में होती है, उस पे किसी भी शुभ दृष्टि किसी प्लैनेट्स की नहीं चल रही है, तो उस मंगल दोष को छोड़ ही देना चाहिए। ओके। सप्तम भाव का, अष्टम भाव का नीच का मंगल शनि के साथ युति, मंगल राहु की युति अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो, ऐसे केसेस में ऐसे मंगल को छोड़ देना चाहिए। जी। आ, इस बारे में बात कर रहे थे, तक कल जब ऑफ द कैमरा हमारा डिस्कशन हो रहा था, जी, आपने सीता जी की जो यस, शेयर किया था, तो मैं चाहूंगा हाँ, कि ये थोड़ा सा आपका जो देखिए ये है। राम सीता के 36 गुण मिले थे, ओके। ठीक है। सीता बस मांगली, वो मांगलिक थे, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत श्रेष्ठ नारी, बहुत चरित्रवान, एक आदर्श माँ। लेकिन जिंदगी भर देखिए, जब वो ब्याह के गई, 14 साल वनवास हुआ, जी। पति को छोड़ के वो लंका चली गई। जी। उनका जो अपहरण हुआ अपहरण। था, है जी। ना, हरण हुआ। उसके बाद जब वो वापस आई, एक धोबी के कहने पे श्री राम ने उनका त्याग किया, क्योंकि हिंदुस्तानी जो वैदिक सनातन परंपरा में है, उसमें पहले तलाक का कोई शब्द होता नहीं था। जी। ये हम बाहर के देशों से लेके आए, डिवोर्स और तलाक। हिंदू परंपरा में स्त्री एक बार जिस पति से ब्याही है, वो मरते दम तक उसी की पत्नी रहती है, उसमें तलाक नहीं होता है। तो राम जी ने उनका परित्याग किया। अब देखा जाए, जिंदगी भर उनके मंगल ने तो असर दिखाया ही ना। राइट। मैंने आपको बताया था ना, डिस्टेंस, जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जिंदगी भर डिस्टेंस ही रहा।
राइट। एक कहीं और रहे, जी। दूसरे कहीं और रहे, राइट। छोटी सी बात थी। जी। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सीता जी इवन आप, मांगलिक थे। एक मेरी एक कजिन है, जी। उनकी शादी 1980 में हुई थी। उस समय लड़कियों को 25-26 साल की होना बहुत बुरा माना जाता था। बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई, वो मांगलिक थी, नॉन मांगलिक में बैलेंस वैलेंस करके उनकी शादी हो गई। वो वो बॉम्बे रहते थे उनके हस्बैंड, वो भोपाल रहती थी। फिर हस्बैंड अमेरिका चले गए, वो नागपुर रही। जी। हमने जिंदगी भर, अब जाके आफ्टर रिटायरमेंट, मेरे ख्याल से दोनों 70 के आसपास है, अब वो साथ में रह रहे हैं। जी। तो इसमें पति पत्नी का जो अर्ली स्टेज के जितने संबंध है, उसके सुख से तो वो दूर रही ना, राइट। अब ओल्ड एज में साथ में रह रहे हैं। तो जी। ऐसे कई केसेस मैं आपको बता दूंगी। ये बहुत ही सेनाओं में जो लड़कियां शादी होती राइट। है, जो बॉर्डर में लड़के चले जाते हैं, जी। किसी ना किसी के एक के उसमें तो मंगल रहता ही राइट। है ना, इसीलिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप हमसे शेयर कर रहे हैं। एक मंगल दोष की बात कर रहे थे। अब शनि का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। शनि दोष क्या है, और क्या ये हमेशा बुरा ही करते हैं लोगों के साथ में भी? सर, शनिदेव को प्रणाम। शनिदेव मेरे आदर्श ग्रह, वो ग्रह जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, जी। जो सन्यासी भी है, जो न्यायाधीश भी है, जो जज भी है, जो चरित्रवान भी बहुत है। शनि आपके कर्मों के लिए आपको दंड देते हैं, और जब वो अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो आपको 100 गुना रिवॉर्ड्स भी देते हैं। ओके। आप साढ़े साथी के बाद आप देखे होंगे, साढ़े साथी के 7 साल बाद शनि ऐसी पोजीशन पे आते हैं कि अगले 2.5 साल आपको वो बहुत सारा पैसा देते हैं, जी। बहुत सारी लग्जरी देते हैं, क्योंकि बेसिकली शनि जो है एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ओके। वो हमेशा मेडिटेशन की अवस्था पे रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। एक ही बार काफी होता है उनका। ओके। एक ही बार काफी होता जी। शनि, क्या शनि दोष है। जो बोलते हैं ये भी काटे जा सकते हैं? इसके भी कुछ ट्रीटमेंट्स डिपेंड होते हैं? करता है कौन से समय की आपको साढ़े साथी चल रही है। जी। जिंदगी में एक बंदे को 3 से 4 बार साढ़े साथी रखती है। ओके। 30 साल का शनि का साइकिल होता है, 30 साल बाद फिर वो उसी उस पे आता है जहाँ पे जी। वो बैठा है। इसमें पहली और तीसरी साढ़े साथी थोड़ी तकलीफ में होती है, दूसरी साढ़े साथी एवरेज होती है, ओके। उसमें तकलीफ कम होती है जी। बंदे को। ये डिपेंड करता है कि कौन से साइकिल की साढ़े साथी में आप फंस रहे हो। ओके। साढ़े साथी के अलावा एक और शनि का प्रॉब्लम है, उसको शनि कंटक शनि, उसको दक्षिण भाषा में बोलते हैं, उसको शनि का ढैया बोलते हैं। जी। वो ढैये में काफी तकलीफ होती है, ओके। काफी तकलीफ होती है, रोजगार से प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपस में लोगों के तालमेल खत्म हो जाता है। जी। शनि को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको हनुमान उपासना करनी पड़ेगी, ओके। साथ में कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, जी। प्रॉपर डोनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म, बुरे कर्मों के ऊपर अच्छे कर्मों की विजय ही शनि है। राइट। शनि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ओके। दोषों की बात चल रही है, आपने जब प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, आप शैडो प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, आपने राहु केतु का नाम लिया। जी। राहु केतु का नाम लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि लाइफ बर्बाद, सब कुछ खत्म, अब इसके बाद में कुछ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? सर, कलयुग का राजा ही राहु है। ओके। हम राहु काल में जी रहे हैं। अभी देखिए, इजी मनी का जमाना है। जी। बेसिकली जो वो दानव था ना, उसका सर राहु था, और जो अमृत उसने पान किया था उसके पेट में रह गया था। तो केतु होली प्लैनेट है। ओके। केतु बहुत होली प्लैनेट है। उसको दिमाग तो है नहीं, जी। क्योंकि सर तो चला गया अलग। जी। और बहुत स्पिरिचुअल गेन के लिए केतु बहुत काम आता है, लेकिन केतु सजा बहुत कठिन देता है। राहु का गुड पोजीशन आदमी को राजा से रंग बना देती है। जितनी अच्छी पोजीशन में और इजी मनी राहु देता है, कोई प्लैनेट नहीं होता। अगर वो इल प्लेस्ड है, बुरे स्थान पे बैठा है, तो वो गलत संगत, जुआ, शराब, इन सब की भी बात करता है। ओके। आपको ऐसी आदतें हो जाती है। तो राहु, कोई भी, मैंने आपको एक बात पहले बोला, कोई प्लैनेट्स खराब नहीं है। उसका पोटेंशियल, उसका प्लेसमेंट, उसकी दृष्टि, इस पे ही सारा खेल निर्भर है।
राइट। जब हम आपसे बात करें तो आपका बहुत ज्यादा फोकस है कि अच्छे कर्म, सिर्फ कर्म। डोनेशन, इन चीजों के ऊपर में और परिहारम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इस स्पिरिचुअल चीज के प्रैक्टिस। ऊपर में ध्यान देना ज्यादा बेटर है कि वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में जी कहीं ना कहीं हेल्प करते जी। हैं। लाइफ बैलेंस करने की बात हो रही है तो कैरियर, मनी एंड ग्रोथ, इससे यस रिलेटेड हमारे पास में कुछ करिए। यस। कैरियर का डायरेक्शन कुंडली में कैसे देखा जाता है कि ये पर्टिकुलरली बच्चा किस कैरियर में अच्छा कर पाएगा, उसके बारे में। सर पहले फिफ्थ हाउस देखेंगे उसकी एजुकेशन, जी फिर नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस देखेंगे। जी। उसमें ये देखा जाएगा, सबसे पहले उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी राइट। कि फिजिकल स्ट्रेंथ में अगर बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ है तो वो हार्ड वर्किंग कितना कर सकता है। जी दूसरा उसका फिफ्थ हाउस देखा जाएगा जो एजुकेशन का होगा। फिर उसका टेंथ हाउस देखा जाएगा कि कौन से फील्ड में वो जाके कमाएगा। ये चार चीज उसमें डिपेंड करती है। ओके पांचवा, किस किस्म की लीगल और इलीगल इनकम वो कमा रहा है, दैट इज फ्रॉम द इलेवेंथ हाउस। ओके इससे वो डिनोट ओके। होगा। क्या ये भी डिफरेंशिएट होता है कि वो पर्सन जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, वो भी हमें उससे पता चल पाता है? सर ये पता चल सकता है कि वो सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, ओके विदेश में कमाएगा, अपने जन्म स्थान में कमाएगा, या व्यवसाय करेगा। कुछ ब्लेस्ड होते हैं जो बिना कमाए भी उनको खाना बराबर मिलता है। जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने बहुत सारे समाज में देखे बहुत होंगे, सारे ऐसे जो एग्जांपल्स है। कुछ भी नहीं कमाते और जी राजाशाही। जी तो ये भी तो एक तरीका है ना जी आजीविका चलाने का, ये भी तो एक जी। तरीका है। तो ये उस पे डिपेंड करता है। ओके। जैसे बोला आपने, बोला कि बैठ करके बहुत लोग रिलैक्स होकर के अरे भी लाइफ बहुत एंजॉय बहुत कर रहे हैं। बहुत। सो क्या ये धन योग या लक्ष्मी योग ये भी हाँ कुंडली में होता है, और क्या ये सबकी कुंडली में होता है? सर, बेसिकली जो चलित हैं उसमें एक आपने सुना होगा गज केसरी योग। ओके। धन के लिए गज केसरी योग, जी पंच महापुरुष योग। ये जो कुछ योग है जिनसे हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं। जी। सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। राइट। बहुत कम कर्ज कुंडलियां होती है कि जिसमें स्ट्रगल ज्यादा होता है। जी। तो अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो टोटल तो कुछ हजार टाइप के योग बनते हैं हम्म। पत्रिका में। हर पत्रिका में नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जी चंद्रमा से केंद्रमुख योग बनता है कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं हो। चंद्रमा से आगे रहे तो अनफा, पीछे रहे तो सुनफा। ये भी होता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन कैसी है उसमें। कभी कभी प्लैनेट्स की दृष्टियों से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। जी। तो इस किस्म के बहुत सारे राजयोग होते हैं। ओके मैम, अभी तक बहुत सारी चीजों के ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन किया और आगे भी क्वेश्चंस है। अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर में। सही। मैरिज के समय कुंडली मिलाना कितना जरूरी है? सर मैरिज पांच किस्म के, जैसे हमने कल रात को ही डिस्कस किया था, पांच किस्म से विवाह होता है। जी पहला स्वयंवर जो सीता और राम का हुआ था। दूसरा रण में जीती हुई कन्या। पहले जितने भी बाहर के आते थे लोग वो रण में कन्याएं जीतते थे, जो विधवा भी होती थी, कुंवारी भी होती थी, बालिग होती थी, नाबालिग होती, उसको अपने घर पे बैठा लेते थे। जी तीसरा माता पिता द्वारा ढूंढा हुआ वर। जी। चौथा लव मैरिजेस। और पांचवा घर से भाग के, हरण बोलते हैं उसको, ओके। जैसे संयोगिता का किया था जी। हरण, रुक्मणी का हरण किया था। ओके कृष्ण भगवान रुक्मणी को अमरावती से हरण करके ले गए थे। ओके। तो हरण वाला विवाह। जी ये पांच होते हैं, उसमें सिर्फ जो माता पिता द्वारा तय किए हुए उसमें ही कुंडली मिलती है। बाकी सारे केस में लोग चांस नहीं देते मिलाने का। राइट। इसीलिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कुछ ओके। कुछ लोग होते हैं जो लव मैरिज अगर मदर की कंसर्न से करते हैं तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी डिफिकल्टी ये जाती है कि पहले से इन्वॉल्व होते हैं उन लोग। फिर जी वो अभी एक काम भिलाई का एक क्लाइंट था, लड़का लड़की 3 साल से लिव इन में रह रहे थे। वो ओके। दैट मीन ऑलमोस्ट मैरिज ही होती है। जी अब उसकी मदर आई लड़के की, अब मेरे को कुंडली मैच करे। मैंने बोला आप लिव इन में रहते हो फिर कैसे कुंडली मैच होगे। तो मैंने बोला कुंडली मैच नहीं करते हैं। तो वो बोल के गई अब नहीं भी मैच होगी हम तो विवाह करेंगे। और पिछले हफ्ते उसका विवाह हो गया।
जी ऐसे भी केसेस कलयुग में ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। जी और 1980 के बाद का एक सर्वे है, लोगों जो 1980 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, 81 से 85, 91 से, उनके सबके मैक्सिमम के 7th हाउस डैमेज हो गए। ओके 7th हाउस मतलब स्पाउसेस। बहुत सारे लोगों के मैरिजेस में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। जी इन लॉज के साथ रहना नहीं चाहते हैं, राइट लड़की कमाऊ ही चाहते हैं, जी फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रहे तो ऐश्वर्या राय और काम करे वो काम वाली बाई के। राइट ऐसा नहीं होता ना। तो अभी देश काल परिस्थिति इतनी बदल गई है कि हमको बहुत सारी चीजें, जनरली एक्चुअली एजुकेशन की जरूरत है। ज्योतिष का लोगों को एजुकेशन मिले ज्योतिष का, और समझे ये कितना डीप साइंस है। हम उनकी मुश्किलें आसान करने बैठे हैं। राइट तो इसलिए बेटर है कि आप कुंडली मिलाओ। हमारे माँ बाप की भी तो शादियां चली ना, जी तो उस वो ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके एंड अगर शादी के बाद में प्रॉब्लम्स आ रही है हम्म। तो ऐसे कौन से ग्रह है या ऐसा क्या देखना चाहिए कुंडली में कि वो चीजें डिस्टर्ब कर रही है क्या, कि क्या कैसे देखना चाहिए सबसे उसे? पहले देखना चाहिए 7th हाउस, दूसरा मांगलिक दोष, तीसरा 7th हाउस में कोई मैलेफिक बुरा ग्रह तो नहीं बैठा, जी या किसी बुरी दृष्टि तो नहीं बैठी, या किसी बुरी ग्रह ने उसको ऐसा दृष्ट किया। कि कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है, आपने सुना होगा, भड़काने से भी शादियां टूटती हैं। जी अभी लेटेस्ट ट्रेंड तो ये चला है, मोबाइल से शादियां टूट रही हैं। राइट लड़की जब ससुराल आती है, दिन भर माँ से बात करती रहती है फोन पे, वीडियो कॉल पे। मम्मी मैंने दही खाया, मम्मी मैंने दाल बनाई, मम्मी मैंने चूड़ा खाया, मम्मी मेरी सास ने मेरे को खाना नहीं दिया। इससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशंस होते हैं। राइट लड़की जिंदगी भर उस घर को अपना ही नहीं पाती जिस घर में वो ब्याह के आई थी। जी हमारा शादी का जो प्रोसेस है इतना सिंपल है। हम कन्या का दान करते हैं। लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया कि कन्या कोई भोग की वस्तु है जो दान। उस शब्द का अर्थ कुछ और था। आपको इस गोत्र को छोड़ के एक नए गोत्र को अपनाना है। जी इसका मतलब है इस गोत्र को छोड़ो, दूसरे को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। वो कन्यादान की प्रोसेस होती थी। ओके अभी मॉडर्न लोगों ने इतनी बेवकूफियां करके रखी। मतलब आपका कल्चर छोड़ के जिस नए घर में आप जा रहे हो, वहाँ के लोगों का कल्चर एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ आसान होगी। राइट अभी तो कुछ भी नहीं करना है, एडजस्टमेंट। जी मेरे घर में मिर्ची ज्यादा खाते थे तो आपको मिर्ची ज्यादा खानी पड़ेगी। उसका दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है कि आप उनका खाना निकाल दें, ऊपर से अपने खाने में मिर्ची डाल दें। राइट वो नहीं मानती है, ना लड़कियां मानती हैं ना लड़कियों की सासें मानती हैं। जी दोनों ही जिम्मेदार हैं एक दूसरे को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, बच्चा बच्चा करके सास भी वैसा लाड़ देती थी, राइट है ना। इसीलिए ये है बेसिक प्रॉब्लम। मेरी मम्मी की जो नानी थी, उनकी शादी हुई थी 8 साल की उम्र में। ओके वो इंजीनियर को ब्याही थी। वो राजवैद की लड़की थी। वो कमरे में जब आती थी तो एक 10 गज का लहंगा पहनी होती थी। 10 गज का लहंगा, सबसे पहले वो लहंगा उतार के 8 साल की बच्ची बैठी रहती थी। फिर उनकी जेठानी उनको बहुत तंग करती थी। फिर जब थोड़ी वो बड़ी हुई, 14-13 साल की उम्र में, वो अपने पति के साथ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहां गई। उन्होंने सबसे पहले, उस लेडी ने पर्दा प्रथा को छोड़ दिया। मेरी नानी का जन्म 1920 में हुआ था, उससे 15 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात बता जी रही हूँ मैं। उन्होंने सबसे पहले पर्दा प्रथा छोड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी बेटियों को पढ़ाया और बहुओं को भी पढ़ी लिखी लाई। बड़ों बहुओं को पूरे कुरीतियों को छोड़ने को बताया। राइट ये शिक्षा होती है ना। जी आजकल बिल्कुल लोग हमारा मैके का छोड़ते नहीं है। मैके का ट्रेंड अपने दूसरे जो परिवार में आते उस पे लादने की डालने कोशिश की कोशिश कोशिश कर करता रहे है। हैं। मोबाइल तो सबसे बड़ा डिवोर्स का कारण है जी। राइट सबसे पहले तो मोबाइल पे बात करना बंद कराइए लड़कियों को। और ओके लड़कियां अपनी बुराई करती है
और माँ अपने बेटी का घर फोड़ती है। जी। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत हाँ, रेगुलर है। ये थोड़ा-सा ये कॉमनली भी देखा जाता है कि बहुत 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 एक डिवोर्स हो रहे हैं मोबाइल्स में। जी, एक-दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत इन्वॉल्वमेंट होने के बहुत कारण ये इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट से भी ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया। राइट। अ, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिसको करने के बाद में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जिसके लिए थोड़ा-सा सॉल्यूशन निकाला जा सके इसके लिए? देखिए, पहले कुंडली का एनालिसिस कीजिए, फिर उसमें चेक कीजिए कि गलती कहाँ है, कौन से प्लैनेटरी पोजीशन है, उसकी पूजा कराइए, उसकी शांति विधान कराइए, उसके लिए डोनेशन कीजिए और उस प्लैनेट्स के, अच्छे प्लैनेट्स के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जी, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके। एंड हम लोग ये सुनते हैं कि 18 या 19 गुण मिलने के बाद में आप शादी के लिए कर सकते हैं। तो क्या मतलब मैं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि क्या मतलब मिनिमम कितने गुण मिलना चाहिए कि एक शादी परफेक्ट मानी जाती है? और एक और जो चीज़ मैंने सुनी है कि पूरे 36 में से 36 गुण भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा करेक्ट कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है, उसमें है ना 2 मिथ्स हैं। सिर्फ गुणों के आधार पर विवाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद D1 और D9 में दोनों लड़के की, D1 मतलब लग्न चार्ट, जी, D9 मतलब नवांश चार्ट, दोनों का कंपैटिबिलिटी देखिए कि आपस में दोनों का स्वभाव कैसा है, आपस में दोनों की भाषा कैसी है, आपस में तालमेल कैसा है, उनका पारिवारिक स्तर कैसा है, पारिवारिक मूल्य कैसा है। ये सारी चीजें देखते हैं, D1 और D9 से आपको पता लगेगी। मिनिमम गुण, कई केसेस हैं जिनके 36 के 36 गुण मिले और उन लोगों का निभान नहीं हुआ। उसमें लोग मिसलीड क्या करते हैं, लड़का लड़की एक ही नक्षत्र में अगर पैदा हुआ तो उन जी, लोग सोचते हैं 36 गुण मिलते हैं। जी, लेकिन उसमें एक माइन्यूट चीज आपको और देखनी पड़ती है कि नक्षत्र का चरण एक ना हो। जी, जैसे किसी का अश्विनी प्रथम चरण में जन्म है और लड़की का भी अश्विनी प्रथम चरण में जन्म है और सेम पड़ा में अगर जन्म है, वो शास्त्र उस विवाह को निषेध मानता है। जी, कुंडली मिलाने का प्रोसेस सही होना चाहिए। ओके, अगर एक की कुंडली में 7th हाउस में नीच का शनि बैठा हुआ है, जी, मतलब इसके भाग्य में दाम्पत्य सुख है नहीं, और लड़की की कुंडली में वैसे अगर चार्ट सही है, तो हमको, जब हम कुंडली मिलाएंगे हम उनके गुण देखेंगे, भ्रुगुट देखेंगे, नाड़ी देखेंगे, उसके बाद दोनों के 7th हाउस का पोटेंशियल देखेंगे, D9 का पोटेंशियल देखेंगे, फिर हमने उस कुंडली को आगे जाना चाहिए। राइट, आप वो कैलेंडर में एक आता है मिलापा, 90% लोग उससे मिला लेते हैं जी, कुंडली और बाद में डिवोर्स होता है। फिर क्या होता है, ज्योतिष को भी गाली और ज्योतिष शास्त्र को शास्त्र भी को गाली। भी गाली होती राइट। है ना। एक और जो कॉमनली चीजें कंफ्यूज करती है लोगों को कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हम्म। ये किस कारण से बोला जाता था और ये क्या सही है या गलत है? सगोत्री विवाह हमारे शास्त्र में त्याग माना गया है, क्योंकि जेनेटिकली आप एक ही क्लेन से निकले हो। ओके, एक हिंदी में उसके लिए भाषा है नाल, जी, एक ही नाल से आप निकले हो, तो आपके हमेशा, जब पति और पत्नी के जो वो होते हैं, जीन्स होते हैं, जी, वो अपोजिट रहेंगे तभी अट्रैक्ट होके प्रॉपर एक अच्छी संतान का जन्म होगा। ओके, आप एक ही क्लेन में पैदा होगे तो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री एक ही जैसी होगी। जी, उसके कारण किया हुआ विवाह आपको आगे फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग भी कर सकता है, राइट। क्योंकि एक गोत्र में जन्मा हुआ भाई बहन कहलाता है। कि व्हाट इज गोत्र, आपको गोत्र पता है क्या होता है? ये इज इट सबसे, ब्लड ग्रुप काइंड ऑफ? नहीं, गोत्र हमारा, ब्राह्मणों के लिए गोत्र ये होता है कि वो उस ऋषि की संतान है। जैसे मैं विश्वामित्र कौशिक जी, गोत्र है मेरा, जी, तो मैं उस ऋषि की संतान हूँ। ओके, ठीक है। अगर कोई सेम विश्वामित्र कौशिक होगा, वो उसी से जन्म होगा, तो वो एक ही क्लेन का होगा, वो जी, एक ही नाल का होगा, तो ऑफिशियली दे आर बहन भाई, ओके, जेनेटिकली दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। जी, और आज साइंस मानता है कि ब्रदर सिस्टर्स की शादियां नहीं होती। ओके, और दूसरा है, जैसे ठाकुर, आप ठाकुर हो, जी,
श्री राम जी ठाकुर जी क्षत्रिय थे। जी क्षत्रियों में वो जिस गुरु को फॉलो करते थे जी। वो उनका गोत्र होता था। भारद्वाज जैसे हाँ, आप हमारा। भारद्वाज ऋषि को फॉलो करते थे, आपके जी कुल गुरु थे। भगवान राम का गोत्र वशिष्ठ है, जी क्योंकि वशिष्ठ ऋषि उनके कुल गुरु थे। जी। वो उनको फॉलो करते थे। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे, ओके। इसीलिए उनकी आदतें एक जैसी थी, जी इसलिए उस चीज को अवॉइड करने बोला है। ओके। जनरली कितने प्रकार के गोत्र होते हैं? गोत्र बहुत होते हैं। मेन पंच ऋषि के ये सप्त ऋषि गोत्र होते हैं। जी उसमें जमदग्नि, दालव्य, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, भारद्वाज और परशुराम, जी। ये 7 गोत्र हैं। ये मेन गोत्र है। इसके अलावा कम से कम 300 से 400 से ज्यादा गोत्र हैं। ओके। काकभुसंडी है, वो सब ऋषियों को संतान, सब ऋषियों की संतान। जो ब्राह्मण होती थी वो जी ऋषि संतान होती थी, और जो गुरु मानते थे वो उसके हिसाब से जी। उसको। कुंडली से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हम्म। क्या आपके पास में कभी कोई ऐसा आता है कि अपने हस्बैंड या वाइफ की कुंडली लेकर के आता है और ये बोलता है कि क्या इनके उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या ऐसे सर इन्वेस्टिगेशंस सर के लिए? सर सर आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ। एक शहर से एक लेडी आई थी 4 महीना पहले, 24 साल की स्त्री थी। ओके सबसे पहले उसने मेरे को बोला कि मेरी सास को उड़ाना है ओके। और मेरे पति को वश में करना। अच्छा। मैंने ओके नमस्कार किया उनको, और मैंने बोला बेटा आपकी शादी को कितने दिन हुए? बोले 6 महीने हो गए। आपकी सास बुरी है? नहीं, मेरे को होना ही नहीं सास। अच्छा। तो मैंने उनको जवाब दिया, आप किसी सुपारी किलर के पास नहीं आए हो, ओके। आप एक एस्ट्रोलॉज के पास आए हो। राइट आप चले जाओ। तो उन्होंने बोला राइट आपका बहुत नाम सुना है, मैं किराया खर्च करके आए। मैंने बोला ऐसे बेटा मेरे से किराया ले लो, लेकिन आप चले जाओ। राइट 90% केसेस में जो चैटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है ना आजकल, राइट। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जी हर तीसरा लड़का अपनी स्त्री के प्रति संशयित है और हर दूसरी स्त्री अपने पति के लिए संशयित है। जी अभी ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं। जी जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी 80s में, 86 87 के बाद, उस समय ऐसे केसेस बहुत कम आते थे। जी। और अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये अफेयर है, सोशल एक्सपोजर मिलने के कारण हो रहा है। सोशल एक्सपोजर है, लोग साथ में काम करते हैं, जी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं। हम्म। हर लड़की को बिल गेट्स चाहिए, राइट। हर लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए। जी दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन, ये जितने भी नए आए हैं ना, इधर सिलाई मशीन रख दो तुम्हारा पति हो जाओगे, जी। उधर आपने कपड़ा रख दो तो अब अच्छे हो जाओगे। राइट। आज सोमवती अमावस्या है, आप चावल का दान कर दो, कल आप करोड़पति हो जाओगे। जी ऐसा सारे जो ये मीडिया में जो फेक चीजें चालू है, जी। उसके कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत चली जाती राइट। है। इसीलिए जी वो ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से 24 लिख दो और काम मत करो। काम करोगे तो ग्रीन पेन का लिखा ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इन सब चीजों से टेम्परेरी रिलीफ है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कर्म करना जरूरी है, जी मेहनत करना जरूरी है। उसी के बाद एस्ट्रोलॉजी आपकी एक्टिव हो गई। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कितने परसेंट हेल्प करती है अगर इस मायने को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कर्म तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई वर्क नहीं कर रहे हो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कितना परसेंट सपोर्ट कर देती है? एस्ट्रोलॉजी के जितने ट्रीटमेंट्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद 40 to 50% वो आपको हेल्प करे, नॉट मोर देन दैट। ओके। उसमें भी मैंने आपको बोला था ना, आपका आचरण, जी आपकी स्पिरिट मंत्र, आपका बिहेवियर, आपकी वाणी, हम्म। आपके रत्न, कौन से रत्न आप पहन रहे हो, उसके अलावा आपके द्वारा किए हुए कुल देवी की पूजा, जी कुल परंपरा को फॉलो करोगे, पूजा पाठ करोगे, मेडिटेशन करोगे। जी क्योंकि 2 पार्ट में अभी हिस्सा बढ़ गया है। कुछ लोग मेडिटेशन ही सिर्फ कर रहे हैं हम्म। और कुछ लोग सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं, और कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं। जी कि चौथा लोगों की संगत हुई है। इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे तो ही आप ठीक होगे। राइट, क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे आप जैसे ही ओपन करते हो इतने सारे सॉल्यूशंस अभी बताते परसों ही हैं। तो एक लेडी ने बोली ना, आपका शुक्र अच्छा करना है तो आप शराब पियो। ओके
आपका शुक्र तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा और बीवी भाग जाएगी शराब पियोगे तो। राइट। हम्म अभी अभी मतलब ये बहुत सारी ऐसी उटपटांग चीजें जो हम्म, है वो सारी चीजें चल रही है। एंड हम जब वास्तु के ऊपर में डिस्कशन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल आएंगे बिल्कुल ही आएंगे। बिल्कुल। रेमेडीज और जो धातु है उसके बारे में भी बहुत एक कंफ्यूजन भी है हम्म, और एक क्लियरिटी भी लोग चाहते हैं कि वो कैसे क्या। तो जो जेमस्टोन्स रहते हैं हम्म। ये कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और क्या साइंटिफिक वे होता है इनका? सर जेमस्टोन रेस थेरेपी से डिपेंड करता है। जेमस्टोन पहनोगे, सन रेस पास होगी, एक एंजाइम डेवलप होंगे, आपके ब्रेन में वो एंजाइम पहुंचेंगे। उसके बाद ब्रेन में जब वो एंजाइम पहुंचेंगे उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा जी। और आपको प्रॉपर हेल्प तब मिलेगी। बेसिकली जेमस्टोन्स का थ्योरी ये है। जेमस्टोन्स आपकी बॉडी में पहनेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। ये ट्रीटमेंट हमने आयुर्वेद से लिया। पहले ओके। जो आयुर्वेदाचार्य होता था जी। वो नाड़ी देखता था। जी। नाड़ी देख के आपकी प्रकृति को पकड़ता था। जी। प्रकृति को पकड़ता था उसके बाद वो जेमस्टोन्स देता था। वो कई किस्म की भस्म आपने सुना होगा, मुक्ता भस्म, हीरा भस्म, लौ भस्म। जी। जी। ये सारी भस्म आपकी प्रकृति को पकड़ के देता था। ओके। तो उसके हिसाब से सारी चीजें होती थी। अभी तो कुछ भी पहन लो, पायरेट पहन लो। अभी लेटेस्ट शुरू है, पायरेट पहनो और अरबपति बनो। ओके। पायरेट इज अर्थ एलिमेंट। बॉडी में हमारा बॉडी 65 से 70% वाटर है। वाटर एलिमेंट राइट। आप मानते हो 60 to 70% वाटर है। जी। उसमें आप अर्थ एलिमेंट डाल रहे हो, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड आप स्टॉप कर रहे हो। जी। कई महीने में पथरी होगी हम्म। या ब्लॉकेजेस होंगे। जी। हर के हाथ में या तो टाइगर का ब्रेसलेट होगा या तो पायराइट का ब्रेसलेट होगा। ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। जेम्स को स्टोन्स के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जी। कि बहुत डेंजरस होते हैं। हमारे यहाँ गुस्सा होता है तो आप मोती पहना देते हो। जी। मोती का बेसिकली पानी में रहने का बाद उसको डिप्रेसिंग नेचर होता है। आप मोती पहना दो, करियर अच्छा है तो पुखराज पहना दो। ऐसे नहीं होते हैं उसके। ग्रहों की पोटेंशियल के हिसाब राइट। से और जो 12 भाव है उसके हिसाब से आपको जेमस्टोन स्टार्ट करना चाहिए। समझ ओके। रहे हो आप? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने बस जा करके यूट्यूब देखा वहां से देखा कि आपका हाँ। डेट ऑफ बर्थ ये है इसके हिसाब से आपकी नहीं राशि ये है तो आपको नहीं, ये पहनना चाहिए। एक एक प्रॉपर परामर्श लीजिए आप। जी। जैसे आप डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना सीटी स्कैन जी। करने, अच्छे एस्ट्रोलॉजर सीटी स्कैन करके ही आपको काम कराते हैं, राइट। है ना? ओके। जब कल हम इस बारे में बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये अंक गणित जी। और फलित इससे रिलेटेड ये सारा कैलकुलेशंस वहीं से निकल करके आता है। गणित नहीं, गणित कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी अंकों में नहीं जुड़ा है। ओके। न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। न्यूमोलॉजी तो ये एक्चुअली रोमन कबाना से निकली है। ओके। कबाना जो कबीला था उससे जी। निकली है। एस्ट्रोलॉजी में न्यूमोलॉजी का कोई रोल नहीं है, ओके। कोई रोल नहीं जी। है। 9 प्लैनेट्स का ही रोल है सिर्फ। ओके। हर प्लैनेट को एक लॉर्डशिप दी हुई है। 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस जो देवस्थान 12 हैं, जी। उन पे सारी एस्ट्रोलॉजी। न्यूमोलॉजी सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। ओके। न्यूमोलॉजी कोई अलग सब्जेक्ट है। वो कबाना कबीले से निकला हुआ है, जी। रोमन पद्धति के हिसाब से है। ग्रेजुअली तभी लोगों ने नई नई न्यूमोलॉजी निकाल ही दी है, उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं उसके उसके बारे में भी डिस्कशन है करेंगे। ना? मैं बैक टू क्वेश्चन अगेन कि जैसे आपने जेमस्टोन्स के बारे में बात हम्म करी जो धातु है और हम्म जो तांबा है चांदी है सोना है हम्म। क्योंकि ये होता है कि पर्टिकुलरली कुछ कुछ जेमस्टोन्स किसी पर्टिकुलर धातु के साथ ही पहनना चाहिए। हाँ इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। सर, तांबा की प्रकृति है शरीर के पित्त का दमन। ओके। ठीक है। चांदी की है शांति। जी। सोना नोबल मेटल है, उसमें सारे गुण है। ओके। जब हम किसी को उग्र धातु पहनाते हैं, उग्र पत्थर पहनाते हैं, जैसे मूंगा थोड़ा सा गर्म होता है, जी। माणिक थोड़ा सा गर्म होता है, जी। उस समय उसको बैलेंस किया जाता है कि सामने वाला अगर पहले से ही गुस्से वाला हो तो जी। उसको सोने में ना पहना के तांबे में पहनाए, ताकि ओके। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। जी। है ना? मोती हमेशा चांदी में पहना जाता है क्योंकि चांदी की भी तासीर ठंडी है और मोती की भी तासीर ठंडी है।
जी है ना, इसीलिए। और सोना है एक्सेप्ट शनि, जी। सारे पत्थर शनि और राहु को छोड़ के बाकी सारे पत्थर आप सोने में पहन सकते हैं। ओके। नीलम राहु अलाउड नहीं है। जी। क्या ऐसी कोई यूनिवर्सल रेमेडी है कि मतलब ये धातु या ये स्टोन कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ होता हाँ है? सर, फिरोजा। ओके। फिरोजा एक पत्थर है जो आप सब लोग पहन सकते हैं। एक अकीक करके पत्थर आता है, ओके। वो सब पहन सकते हैं। जिनके पास एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं है जी उसके बाद भी वो लोग ये पहन लेते हैं। फिरोजे में बहुत क्वालिटीज है। शुक्र पावरफुल करता है, कलयुग में राहु पावरफुल करता है। जी। उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, ओके। बहुत अच्छे। किसी की नजर दोष, तंत्र दोष, ये अकीक और फिरोजे से पूरे कंट्रोल में रहते हैं। जी। ओके। जनरली अब जब इन चीजों के ऊपर में बात करते हैं तो लोग जब ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो वो एप्स या वेबसाइट्स का यूज करते हैं। जी सर। ये कैलकुलेशंस कितने एक्यूरेट रहते हैं और इनमें कितना ट्रस्ट करना चाहिए? सर देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हमने बिगनिंग में बात करी थी। एस्ट्रोलॉजी में चार चीजें हैं। जी। एक गणित जो मैथ्स पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है। सेकंड फलित जो प्रिडिक्शन पार्ट है, और राइट। मैंने थर्ड बताया था परिहारम। जी। तो जो गणित है, जो प्लस माइनस का खेल है, वो ज्योतिष ऐप के थ्रू हो जाता है। ओके। उसमें मैथ्स में कभी कंप्यूटर गलती नहीं करता। जी। ऐप सारे सही है, एस्ट्रोसेज भी सही है, एस्ट्रोटॉक भी सही है, ज्योतिष ऐप भी सही है। जितने ऐप्स आए 90% तो ठीक ही ठाक आ रहा है, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें गणित पार्ट को आपको लेना है, ओके। उसमें उसके फलित को नहीं लेना, क्योंकि जो फलित उसमें लिखा है वो मास पीपल के लिए लिखा है, ओके। राइट। इंडिविजुअल के लिए नहीं लिखा है। जी। जनरल रेमेडीज लिखी है जी। ना, ओके। इसीलिए। क्योंकि जनरली ये होता है कि बहुत सारे लोग अगर उनको कंफ्यूजन होता है तो वो ऑनलाइन जा करके देखते हैं। तो हाँ, आपका ये बोलना है कि वहां से जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो एक परफेक्ट कैलकुलेशन परफेक्ट। लेके आती है, लेकिन उसको अगर डिस्कशन करना है तो वहां से उसका सॉल्यूशन ना लेते हुए किसी एक ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी पास। ज्योतिष से सर जब मैंने बात करके। एस्ट्रोलॉजी सीखी थी उस समय हम हाथ से कुंडलियां बनाते थे। जी। 86, 87, 88, 89 में तो हमको 2-2, 3-3 घंटे लगते थे। ओके। पहला कंप्यूटर मैंने आईबीएम का खरीदा था 1993-94 में। जी। सर उस समय 1 लाख रुपए का कंप्यूटर आता था। उस समय बहुत मुश्किल से होता था। अब तो जी। 16-17 हजार में मिल जा रहे राइट। हैं वो। और अब तो जी। मोबाइल पे आ गए हैं तो जी। एप्स, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन पार्ट तो मोर और लेस अच्छे ही रहते हैं उसमें। जी। उसमें आप कुछ ज्यादा चैलेंज वाली बात नहीं है। 2+2 4 ही होगा ना, राइट। इसीलिए। हमने अभी तक के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे ऊपर में बात करी। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है, ट्रांजिट। यस। ट्रांजिट क्या होता है और ये कैसे मतलब लाइफ में इफेक्ट डालता है? देखिए, दो तरीके के ट्रांजिट होते हैं। जी। जब बच्चा अपने माँ के वुम से, गर्भ से बाहर निकलता है, उस समय जो साइन राइज होता है उसको लग्न बोलते हैं। जी। उस समय जो प्लानिटरी पोजीशन होती है उससे उसका बर्थ चार्ट डिसाइड होता है। जी। ठीक है। लेकिन हर साल प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है। जैसे यूजुअली 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज होता है, जी। मंगल 45 दिन में चेंज होता है, राहु 18 महीने में चेंज होता है, राहु केतु दोनों। शनि हर 2.5 साल में चेंज होता है, जी। गुरु 13 महीने में चेंज होता है, शुक्र भी कोई 2.5-3 महीने में चेंज होता है। जो ये इस ट्रांजिट को हिंदी में गोचर बोलते हैं, जी। ग्रहों का गोचर। इस पे डिसाइड करता है कि उस समय वो प्लानिटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, उसको ट्रांजिट बोलते हैं। ओके। जैसे 7.5 ट्रांजिट का एक कहानी है जी। कि गोचर में कहाँ चल रही है, वो 7.5 उसका कहानी है। जी। कंटक शनि ढैया जिसे बोलते हैं, वो गोचर के हिसाब से जाती है, जी। ऐसा है। ओके। सो अब आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ये भी आते हैं कि हमें अपने बर्थ चेंज करवाना है हम्म, और वो गोचा चेंज, तो ये शायद इसीलिए करवाने की कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे उसमें बर्थ हो बच्चे का। नहीं जो नहीं, वो क्योंकि दैट आपके इज। पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, सॉरी मैं बीच में सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर, कि आते होंगे कि इसी दिन या इसी समय हम करवाना चाह रहे हैं। आजकल तो डॉक्टर्स बिल बढ़ाने के लिए वैसे ही सिजेरियन राइट। बेबी करते हैं। जी। हम बेस्ट प्लानिटरी पोजीशंस के टाइम्स निकाल के देते हैं, उसके हिसाब से बच्चों का बर्थ होता है। 90% केसेस में आ रहे हैं आपको, ओके। लेकिन कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। राइट। एक केस है मेरे पास था, जी। 1.5 महीने बाद बच्चा होने वाला था, पूरा डिसाइड हो गया। रात में पत्नी को पेट में दर्द हुआ। जी। जो बच्चा 1.5 महीने बाद होने वाला था वो पहले हो गया।
आप किसी का भाग्य नहीं बदल नहीं डिसाइड सकते, कर परम पिता ही आपका भाग्य बदल सकते। जी। सकते हैं। ये रूटीन होंगे एस्ट्रोलॉजर का काम हो चुका है कि बर्थ टाइम करेक्शन बोलते हैं इसको, बर्थ टाइम करेक्शन कर ओके। देते हैं हम उसको। राइट। और जैसे ये बोलते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसका पूरी लाइफ बर्थ के समय ही लिखी जाती है। ये हम्म, ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा बोला जाता है कि पूरी लाइफ जो छठी माता हाँ, कि वो, छठवें दिन। तो ये पूरा लिखते हैं। ये क्या मतलब, ये कहाँ से निकल के आया है? सर जब बच्चा पैदा होता है, जी। पैदा होने की और मृत्यु की डेट उसी समय डिसाइड हो जाती है। बहुत समय अपने कर्मों को आप सुधार सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डोनेशन, डे टू डे व्यवहार, मंत्र चैंटिंग से उसकी निगेटिविटी आप कम कर सकते हैं। जी। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है 90% दिन तो उस दिन डिसाइड हो ही जाती है। और जो बची कुची है आप अपने व्यवहार आचार विचार से उसको, उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। जी। ये ट्रुथ है। ओके। दोष, ये एक दोष। ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। काल सर्प दोष, जी, ये क्या होता है और कैसे क्या इसकी पूजा उग्रे होती है, क्या होता है ठीक है। इसके बारे काल जब राहु और केतु के बीच में से बाकी 7 प्लैनेट आ जाते हैं, में? जी। उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। कुछ ग्रंथों में गुरु राहु कॉम्बिनेशंस को भी काल सर्प दोष बोलते हैं। कुछ उसमें मंगल राहु कॉम्बिनेशंस को भी कुछ ग्रंथ में लिखा है। कुछ जगह सूर्य और शनि की युति को भी एक टाइप का काल सर्प योग होते हैं। जी। 365 किस्म के काल सर्प योग होते हैं। ओके। जरूरी नहीं है, इसमें काल का मतलब समय होता है। समय, जी। काल का मतलब इसमें टाइम है, टाइम, काल के देवता। ठीक है। 4 जगह इसकी पूजा होती है। पहला त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि वहां का ज्योतिर्लिंग त्रिपिंड है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी को पीड़ा परिहार तीर्थ बोलते हैं। ओके। दूसरा उज्जैन है, उज्जैन महाकाल बैठे हैं, मृत्यु को जीतने की शक्ति उनके पास है। जी। उसके बाद तीसरा है श्रीकालहस्ती। ये तिरुपति से 38 किलोमीटर दूर पे एक ज्योतिर्लिंग है, जो 24 ज्योतिर्लिंग में आता है। इस लिंग में राहु और केतु दोनों है उसमें, और ये वायुलिंग है। जी। वायुलिंग, इसको पंचमा पंच तत्व में वो वायुलिंग है। वहां इसकी दोष की शांति होती। और एक कुंभकोणम के पास त्रिगनागेश्वर करके एक है, ओके। वहां भी राहु की शांति होती है। जी। त्रिगनागेश्वर की तो मैंने को बहुत साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, राहु की मूर्ति से जैसे जैसे दूध नीचे जाता था, दूध का कलर हल्का सा ब्लू होने लगता था। ये मैंने 1998 में देखा था। जी। 4 साल पहले गई तो उतना ब्लू नहीं होता था। ये चीजें मेरे आंख की देखी हुई है त्रिगनागेश्वर के। ओके। राहु का सबसे बड़ा मंदिर है वो। जी। कालसर्प दोष के कारण जनरली क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर किसी की कुंडली में है? सर आपको संगति दोष लग सकता है, एजुकेशन में ब्रेक होता है जब राहु की दशा या प्रत्यांतर या भुक्ति आती है, उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होने के चांसेस है। आदमी में जितना पोटेंशियल होता है उतना उसको प्रोग्रेस नहीं मिलती, जी। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ओके। घर में क्लेश मचता है। ये कालसर्प दोष के कारण होता है। ओके। एंड सेकंड और एक जो चीज है जिसके ऊपर में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, पितृ दोष। यस। तो ये पितृ दोष क्या होता है, ये कैसे लगता है, सर इसके कारण? हिंदू धर्म में 4 प्रोसेस है पितृ की। जैसे ही आदमी मरता है उसके 10 दिनों में पितृ दोष का 10वें और 11वें दिन उसको इस परिवार से मुक्त करके उसको पितरों में शामिल किया जाता है। उसके बाद हर महीने की तिथि होती है, उसकी पूजा होती है। फिर 6 महीने की एक होती है, उसको करते हैं। उसके बाद वार्षिक श्राद्ध एक विधि है। जी। वार्षिक श्राद्ध विधि के बाद जब वो तीसरा साल होता है तो उसको श्राद्ध में मिलाया जाता है। जी। ये सारी प्रोसेस है। श्राद्ध में मिलाने के बाद उसको गया जी लेके जाया जाता है, जिससे उनको मुक्ति मिलती है, उनका इस परिवार से संबंध तोड़ा जाता है। इस उनके द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्म जिसका इफेक्ट उनको या उनके आने वाले वंशज को ना भुगतना पड़े। क्योंकि जब आप
आप निगेटिव पॉजिटिविटी लेते हो, उनके द्वारा ली हुई संपत्ति, गोल्ड सिल्वर लेते हो, तो उनके द्वारा किए हुए गलत कामों को भी आपको भुगतने का अधिकार है। जी। उसके लिए पितृदोष की शांति होती है। इसके बाद लास्ट रिचुअल होता है ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ जी में, ओके। और प्रोसेस ऐसी है, उसके बाद आके घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करें और लोगों को खाना खिलाएं, जी। भंडारा जिसको बोला जी। जाता है। ये प्रोसेस होती है। जब किसी को पितृदोष होता है, किसी कारणवश पास्ट लाइफ के कारण भी होता है, या उनके पितरों द्वारा गलत ढंग से अर्जित धन जिसका भोग आप इस जन्म में भी कर रहे हो, जब हम उस उनके द्वारा अर्जित गलत धन का भोग कर रहे हैं, तो उस भोग में आपको भी उनकी निगेटिविटी, आपके गलत कर्मों के कर्म को भुगतना बहुत जरूरी है। जी। उससे पितृ दोष निर्माण होता है। ओके। आपने पितृदोष की बात की कि गया, जो बोध गया जी जो सर। बोले जी वहां पे जाके इसका ये किया जी। जा, ये कौन जाकर के कर सकता है, मतलब पितृदोष अगर वो करे? देखिए, आजकल तो हर आदमी को पितृदोष की शांति कराती है। शास्त्र में अधिकार सबसे बड़े पुत्र को है, पिता को है। पिता नहीं रहने पर ज्येष्ठ पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को अधिकार दिया है। जी। जिनके घर में पुत्र नहीं है, उसमें पुत्री को भी अधिकार दिया गया है, और पुत्री के बड़े पुत्र को भी ये शास्त्र में अधिकार दिया है। जी। और कुछ नहीं होगा तो किसी पंडित को आप लीजिए, उसको भाई बना के वो भी आपके बदले आपका पितृदोष का जी। पालन कर सकता है। सर, बहुत साल पहले कल्याण करके एक मैगजीन आती है, जी। उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी। अभी आपने देखा था कि रतन टाटा जी की डेथ हुई है। जी। उसमें एक रिचुअल हुआ था कि जनरली पारसीज लोग कुएं में डाल देते हैं, उनका एक जो कुआं होता है, जी। और चील कौवे उसकी उसको खाते हैं। रतन टाटा जी की लास्ट विशेष थी कि मुझे अग्निदाह होना। उनका फ्यूनरल आपने देखा था, जी। जलाया था। जी। बहुत साल पहले कल्याण में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। एक आदमी बहुत चिंतित होता था और नदी किनारे बैठ के अपनी बेटी की विवाह की कामना से बैठा रहता था, रोता रहता था। ब्राह्मण उसके पास आके नित्य एक आदमी आके बैठता था, बात बात करता था। 11वें दिन उस आदमी ने बोला कि मेरी आत्मा भटक रही है। तो तब इस पंडित को समझ में आया कि ये तो कोई सशरीर आत्मा ही नहीं है, राइट। ये अशरीर आत्मा है, बिना शरीर के आत्मा है। जी। तो उसने क्वेश्चन पूछा, वो थोड़ा भयाक्रांत हुआ, भयभीत हुआ, और उसने क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे को क्यों तंग कर रहे हो। बोले, मैं हाथ जोड़ से पंडित जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा मोक्ष हुआ नहीं है। ओके। तो बोले, मैं तो अपना खाना खा भी नहीं पा रहा हूँ, जी। तो मैं आपका मोक्ष के लिए क्या करूँगा। उसने उस बंदे को एक जगह बताई, वहां जाके पैसा खोदा, फिर उसकी मुक्ति के लिए गया, श्राद्ध किया, जी। और आखिरी में बैठा था। आखिरी में आके वो पारसी आत्मा ने उसको ब्लेसिंग दी, और उसके बाद वो आत्मा नहीं नहीं दिखी। कभी मिली। राइट। आप देखोगे, हिंदू बहुत कम बनते हैं, जी। आपने ये देखा होगा। हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है, हमारे यहाँ शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, और जी। कपाल क्रिया करती है। उसके बाद पिंडदान का प्रोसेस है। जी। ये सारा उनको मुक्त करने की प्रोसेस है। मुस्लिम भूत बनता है या क्रिश्चियन भूत बनते हैं, जिनका दाह संस्कार होता है, जी। बहुत समय तक उनकी बॉडी बॉडी नष्ट बाहर। होती है, राइट। और ये प्रोसेस उनमें है नहीं। जी। आपको मालूम है, एक रॉकी करके एक फिल्म आई थी, उसका जो हीरो था, जी। क्या नाम था उसका, बहुत अजीब सा नाम था, फॉरेन हॉलीवुड का एक्टर था। ओके। उसका बेटा अकाल मृत्यु में मरा था। उसके बाद वो बेटा कंटिन्यूसली घूमता रहता था उसके जी। घर में। वो एक एस्ट्रोलॉ साउथ के एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, और उसके बाद उन्होंने, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई भी उस साल की क्लिपिंग देख लेना, उन्होंने आके अपने बेटे की गया में श्राद्ध कराया। उसके बाद वो मुक्ति मिली उसको। जी। उसके बाद वो बच्चा दिखा नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, पितरों की पीड़ा कम करने के लिए हम करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी चीजों को मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद के जन्म का भी उतना ही रिस्पेक्ट से मानते हैं। जी। हम तो वो लोग हैं, हम तो
दुर्वा गणपति, जो पैर में कुचलने वाली दुर्वा घास राइट को भी जी। हम गणपति को गणपति। रखते हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत महान है। उसमें एक एक कण कण में एक एक चीज की वैल्यू है। जी। आ, इसी से रिलेटेड, गया जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जनरली ये बोला जाता है कि अगर आपको पिंडदान ये अपने श्राद्ध करना है तो आपको पूरे सह परिवार गया जी जाना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा आप इसके ऊपर में सर बताएंगे कि। पहले वो प्रोसेस होती थी ना कि आदमी एक बार तीर्थ स्थान जाता था ना तो अपना पिंडदान करके जाता था, जी। क्योंकि चलते से पैदल यात्रा करते थे लुट। और एक बार जो आदमी केदारनाथ जा रहा है तो वो वापस लौट के आएगा कि नहीं होगा। जी। उस समय वो अपने परिवार के साथ जाते थे। अभी ऐसी कोई रूल नहीं लिखा है। घर का ज्येष्ठ जो है आदमी, सबसे बड़ा आदमी है, उसको पिंडदान करने का अधिकार है। और वो एक प्रोसेस होती है, जो पहले मरा या बाद में मरा उसका प्रोसेस नहीं होती। जो सबसे बड़ी उम्र का आदमी है उसका पिंडदान होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर पोता दादा के पहले मर गया लेकिन श्राद्ध पहले, पिंडदान पहले दादा का होगा, फिर पिता का होगा, फिर पोते का होगा। जी। ये एक क्रम बना हुआ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबने जाना। ओके। तब का देश काल परिस्थिति अलग थी, अभी की देश काल परिस्थिति अलग थी। पहले जी। आपको 25 घंटे लगते थे बम्बई पहुंचने में, अब 25 मिनट लगते हैं। जी। उसके हिसाब से चीजें भी, लोगों के पास समय भी बहुत कम रह चुका है, जी। इसीलिए ये सर। जी। जब आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी जी तो सर। आपने बताया था कि अपनी पीढ़ी के, दादाजी वाली पीढ़ी के 7 पीढ़ियों का, हाँ ये वाला थोड़ा जानना हाँ, चाहेंगे। उसमें है पितामह। पितृकुल के 7 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है और ननिहाल के 3 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है। जी। ये कंपलसरी किया जाता है। घर में पहले तो घर में मरी गाय का श्राद्ध होता है, ओके। वो भी होता था। घर में मैंने जब मेरी मदर का पितृदोष की शांति कराई थी, मेरी मित्र की अल्पायु में मृत्यु हुई थी अमेरिका में, मैंने उसकी भी पूजा कराई थी। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो आपको बहुत प्रिय है, इष्ट मित्र, या जिनका कोई करने वाला नहीं हो, आप अगर उनका भी श्राद्ध कराओ जी। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। मेरी प्रिय सखी की मृत्यु हो गई थी, तो बनारस में हमने पूजा कराई थी, तो मैंने उसकी भी पूजा कराई थी। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, शायद उसके पति और बच्चों को भी ये बात नहीं मालूम है। जी। तो ये तरीका होता है। कई बार आपका जो पड़ोसी है जिसको बाल बच्चे नहीं है, पड़ोसी आपके रिश्तेदारों से ज्यादा आपके काम आता है, जी। आप उनका भी श्राद्ध करा सकते हैं जाके। शास्त्र, सनातन धर्म इतना महान है। जी। तो ये जो दोष बोलते हैं, ये दोष तो एक निगेटिव शब्द है, जी, राइट? तो ये दोष एक्चुअल में एक बैड वर्ड है या ये एक इम्बैलेंस, देख एस्ट्रोलॉजी में इसे कैसे देखा जाता इसको है? इम्बैलेंस बोलेंगे ना। जी। यूजुअली लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, दशम में राहु आता है, हम बताते हैं आपको पितृदोष लग रहा है, जी। कि जनरल फिलॉसफी। इसके अलावा कई दूसरी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, सन राहु कॉम्बिनेशन के हिसाब से या कुछ और कॉम्बिनेशंस देखने के हिसाब से हम बताते हैं कि सर्टनली आपके घर में गया श्राद्ध हुआ नहीं है, जी। तो आप इसकी शांति करा ले, दैट इज बेहतर। ओके। सो मतलब अगर जनरली देखा जाए तो जो इम्बैलेंस चीज है उसको बैलेंस किया जा सकता है विद जी द सर। हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। जी सर। ओके। वेरी ट्रू। चालू है दोनों? 3 2 1 गो। ओके। अभी तो हमने बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया, शायद ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने टच करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स या ऐसा कोई केस स्टडी जहां पे आपने हेल्प की हो एस्ट्रोलॉजिकल वे में और उनको बहुत बेनिफिट मिले हो, मैं चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हम चाहेंगे कि वो आप शेयर करें। सर ये रेगुलर बेसिस में अगर मैं निकालने जाऊंगी तो 1 लाख चार्ट निकलेंगे। ओके। उसमें ऐसा होगा। कई बार क्या होता है कि एक लड़की है, घर से भाग गई थी, ओके। ठीक है। हमने डायरेक्शंस में उनको बता दिया था कि वो नागपुर तरफ गई है, तो उसको वो ले आए रामटेक से पकड़ करके। जी। ऐसे केसेस मिलते रहते हैं सर, पूरी तरीके से ये बताना बहुत इजी है। एक बच्ची आई थी 2002 में, जी। उसको ब्लड कैंसर था। तो मेरे को वो चैलेंज आया था कि करो। उस समय मैंने ऋग्वेद से एक विधि निकाली थी, पशु
कुछ पूजाओं के मृत संजीवनी और पशुपात सूत्र ऐसी कई जी। विधियां। वो बच्ची 1 साल तक टाटा मेमोरियल में एडमिट रही। आज वो लड़की 20 साल 22 साल की हो गई, टोटल रिकवर है। ओके। आप विधि का विधान सोचिए, मैंने सारी वो लिख के रखी थी पूजाएं। सन 2020 में मेरी सिस्टर को ब्लड कैंसर हुआ जी। और अमेरिका जैसी जगहों पे, सनफर्ड जैसे, उसमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये बचने के चांसेस नहीं, लास्ट स्टेज है। ओके। ये चमत्कार माँ बगलामुखी का बोलती हूँ मैं, क्योंकि वो मंगल की प्रधान देवी है, जी। ब्लड उसी के अंडर आता है। मेरी सिस्टर 5 साल पहले टोटल रिकवर हो गई है और सनफर्ड उसमें वो मिरेकल है। लास्ट स्टेज में वो 2 बार कोमा चली गई थी, लेकिन उसकी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आज वो जिंदा है। उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, मैंने ही उसको बोन मैरो दिया था। वो उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया ओके। और उस फ्लोर में 56 लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। हर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये माँ बगलामुखी की एक मंत्र है, बगलामुखी महामृत्युंजय, जी। जो महामृत्युंजय से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है ओके। वो। और जो प्रैक्टिसेस मैंने सन 2002 में उस छोटी बच्ची के लिए निकाली थी, ये करके आज 5 साल हो जाएंगे जनवरी में उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। ऐसे कई केसेस हैं सर। मेरी मदर को 3rd 4th स्टेज का कैंसर था, जी। वो मैंने पूजा करा के ठीक किया। आप राइट। बहुत, माँ तो इतनी दयालु है कि आप उनके पास शरण में चले जाओ, वो आपको रिलीफ देगी। एक बगलामुखी महालक्ष्मी मंत्र होता है, उससे आप चयन करते रहो, रास्ते खुलते जाते हैं आपके ओके। लक्ष्मी के लिए। लेकिन ये सब गुप्त साधनाएं हैं जी। और उसके बहुत सारे नियम और कानून आपको फॉलो करना पड़ता जी। है ना। वाह! ये तो बहुत एक अच्छी बात कही। अब हम इस पॉडकास्ट के, इस इंटरव्यू के या इस एक कम्युनिकेशन के एक आखिरी पड़ाव में हैं। बिल्कुल सर। अ, अब मैं जाते-जाते सिर्फ़ यही पूछना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को कितना मानना चाहिए? पूरा, आधा या बैलेंस के साथ चले तो ज़्यादा बेटर होगा? पूरा, लेकिन आपका एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए। जी। आपको जो गाइड कर रहा है वो होना चाहिए। कोई भी रील वाले आदमी पे ज्यादा विश्वास मत जी। कीजिए। और ऐसे व्यक्ति कैसे पता करे कि ये सही मायनों में मुझे सर आप गाइडेंस। मिलोगे बंदे के साथ होगा ना सर। अंगूठे पे इत्र लगाने से शुक्र अच्छा नहीं होता है, राइट। या शराब पीने से शुक्र अच्छा नहीं जी। होता है। लाल किताब। इससे शुक्र अच्छा नहीं होगा। जी। आपके कर्मों से शुक्र अच्छा होगा। आपके प्लानिटरी पोजीशन क्या है उस पे होगा। अगर उस पे किसी प्लैनेट्स की बुरी दृष्टि चल रही है तो उस प्लैनेट को हील करोगे तो शुक्र अच्छा होगा। बच्चियों, छोटी बच्चियों का सम्मान करोगे, उसको गलत दृष्टि से नहीं देखोगे, जी। स्त्रियों का सम्मान करोगे, माँ बहन पत्नी में फर्क करोगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा जी। सर। इत्र लगाने से शुक्र अच्छा नहीं होता है। वाह! ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। एस्ट्रोलॉजी एक वे ऑफ लाइफ है, उसको उस तरीके से जियो, उस तरीके से फॉलो करो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो। थैंक यू। हर बर्थडे के पहले उस अगले साल का चार्ट बनता है, वो बनाओ। उसके हिसाब से आने वाली प्रॉब्लम्स को साल भर में पूजा पाठ से, डोनेशन से हल करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ आराम हो जाएगा। उसको एज चार्ट बोलते हैं, AGECHART, एज चार्ट, जी। जो हर बर्थडे के दिन चेंज होता है ना। उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा साल एक्टिव है और उस दिन कौन से ग्रह अच्छे जाएंगे और कौन से ग्रह बुरे जी। जाएंगे, इसीलिए। राइट। ठीक है। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, लेकिन आपको जो सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। तो क्या ऐसे वे हो सकते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करके सर आपसे। मेरे टेलीफोन नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो हम क्वेश्चन आंसर वाला लाइव भी हम आ सकते हैं। जी। कोशिश नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम एक बार लाइव आए, जी। ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना भटक रहे हैं, है राइट। ना। आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो। मैं जितनी कोशिश होगी मैं आपकी मदद करूंगी। ईश्वर मुझे वो सौभाग्य दे कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, जी। क्योंकि हर आदमी का एस्ट्रोलॉजर भी डिसाइडेड होता है, राइट। एस्ट्रोलॉजर के क्लाइंट्स भी डिसाइडेड होते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड।
राइट। हम तो ये तो कह सकते हैं कि ऑफलाइन वालों के लिए गोंदिया, नागपुर, भंडारा, हाँ वो तो, रायपुर ये वाले हम रीचेबल है। हाँ सर ये वो तो आते इसके लिए रहते तो बहुत ही एक अच्छा है। बाकी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप जो भी आपके क्वेश्चंस है इस बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ से वहां एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भटकते ही रहेंगे और शायद कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे जो आपकी चीजें शायद ठीक करने से ज्यादा बिगाड़ना चालू कर देगी। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉक रहा है आपके साथ में, बहुत सारी चीजों के ऊपर में बात किया है, नॉलेज आपने शेयर किया है, मिथ तोड़ दिए हैं कि ये चीजें भ्रामक है, इन चीजों में ना फंसे। और ये जो 99 वाले एस्ट्रोलॉजर है उनकी तो अच्छी से क्लास ली है आपने उनको सर। बारे। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे रीच किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जी, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार और नमस्कार। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैम के साथ में हम और सेशंस कंटिन्यू करते रहें, टॉपिक भी आप सजेस्ट कीजिएगा, हम वो टॉपिक लेकर के आएंगे, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे बिल्कुल। ताकि आपके हर सवालों के जवाब हम आप तक के पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नमस्कार। जी टॉक शो। हरे कृष्णा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा।